तो हम ये बोल रहे थे कि आपने जो वेव ऑप्टिक्स में ये सेकेंडरी वेवलेट्स वाला या हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा है, उसमें वेव फ्रंट जो बनता है, ये तो फिर अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा ये, तो उसमें रे ऑफ लाइट यहाँ से पीछे भी जानी चाहिए। दैट मीन्स अगर इसका भी आप एक कोई फिर एक टेंजेंट सरफेस बना सकते हो, तो एक वेव आपको पीछे जाती हुई भी नजर आनी चाहिए। दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जबकि ऐसा कुछ भी अपने को नहीं दिखाई देता है, यू डोंट सी इट। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, मतलब ये तुम्हारी थ्योरी फिर गड़बड़ हो गई। तो देखो ये कोई नई बात नहीं है, थ्योरीज ऐसे ही गलत होती रहती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको कुछ मॉडिफाई किया जाता है। एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट फ्रेनल के नाम से, फ्रानल बोलते हैं, फ्रेनल, फ्रेसनल, एस साइलेंट है इसमें, फ्रेनल के नाम से एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। फ्रेनल और फ्रॉनहोफर, ये दो आप इसमें वो भी पढ़ोगे, दो टाइप के डिफ्रैक्शंस होते हैं, फ्रेनल एंड फ्रॉनहोफर। तो ये दोनों ही अलग अलग, दो अलग अलग फिजिसिस्ट के नाम है। एंड फ्रेनल ने इसका रेमेडी दिया। फ्रेनल ने कुछ देयर वर सम changes, he made some changes in this principle and he gave the explanation। और उसको फिर फ्रेनल हॉयगन्स प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल आ गया एक, जिसमें थोड़ा से चेंजेस थे। और ध्यान दो, ये थ्योरी है बस, एक मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आपकी, जिस वजह से, जिससे कि आपके लाइट की जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो अभी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप इसको जस्ट मान लो कि नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फ्रेनल ने और भी अच्छी थ्योरी दी। फ्रेनल ने उससे बेटर एक चीज बोली कि पॉइंट सोर्सेस, हमने पढ़ा है पॉइंट सोर्सेस स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाते हैं, लेकिन पॉइंट सोर्सेस हमेशा स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर इस डायरेक्शन में जो वेव का एम्पलीट्यूड है उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ हो, उतना इधर की तरफ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एक तरफ तो बहुत ज्यादा हो और इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं हो, खत्म हो, बिल्कुल जीरो एम्पलीट्यूड। एंड ही गेव सम उब्लिकिटी फैक्टर बोलते हैं उसको, उब्लिकिटी फैक्टर, उब्लिक से आया है वर्ड, उब्लिकिटी फैक्टर। उब्लिकिटी फैक्टर मतलब कुछ कॉस स्क्वायर थीटा समथिंग, कुछ ऐसे इस टाइप का होगा, जिसमें आप किसी एंगल पर जाते हो तो एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जीरो एंगल है, थीटा बढ़ाते चले जाओगे तो एंगल ये कम होता चलेगा, यहाँ पर जाते जाते एकदम जीरो। तो इस टाइप का इसने बोला कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से इक्वल वेवलेंथ, इक्वल एम्पलीट्यूड का वेव चारों तरफ छोड़ेगा, जिस डायरेक्शन में जा रही है यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, पीछे की तरफ एकदम जीरो होगा। और एक एब्लिक्विटी फैक्टर, ओब्लिक्विटी फैक्टर होता है, जिससे कि हर डायरेक्शन में ये वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट रखेगा। दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, पीछे की तरफ बिल्कुल कम। तो ये जो पॉइंट सोर्स में आप बना रहे हैं, ये उस टाइप की पॉइंट सोर्स नहीं है जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, एक पॉइंट सोर्स ले लिया और फिर एक स्फेरिकल वेव बन जाएगी हर डायरेक्शन में इक्वल एम्पलीट्यूड। ये वो वाले पॉइंट सोर्सेस नहीं होंगे, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट। अब कुछ भी कह लो, उसमें क्या है, थ्योरी है हमारा, थ्योरी अगर वो हमारा सही एक्सप्लेनेशन दे पा रही है लाइट के लिए तो वो सही मान लेंगे उसको। तो बस इतना याद रखना कि ये जो बैक वेव है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, दैट मीन्स दे आर नॉट पॉइंट सोर्सेज इन द ट्रू सेंस, जैसा हम पढ़ते थे। क्योंकि कुछ पॉइंट सोर्सेज आपको मालूम है, कुछ पॉइंट सोर्सेज आप ऐसे ही बना सकते हो ना, ये पॉइंट सोर्स ले लिया और इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा दिया छोटा सा, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द लाइट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जाएगी। तो उस तरीके से इसने बोला कि भाई बैक वाली जो पीछे जाने वाली वेव है वो प्रेजेंट नहीं। तो आप जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको पढ़े हुए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट, जो कि बोलता है कि अगर दो वेव लाइट आती है एंड दे आर इंटरफियरिंग, दे आर सुपर इम्पोजिंग ऑन वन अनदर, तो सिंपली लीनियरली ऐड हो जाएंगी वो इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये अपना अलग एक y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी होगा, ये दूसरा y1 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी होगा, ऐसे ये
सब कुछ सीधे सीधे ऐड कर दो। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। अब आपको याद हो कि सुपरपोजिशन से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनते थे हमारे मैक्सिमम और मिनिमम, अगर थोड़ा बहुत याद है, ये याद है हमने एक ऐसे करके एक डायग्राम बनाया था कि दो सोर्सेज हैं और ये एक स्क्रीन है, यहाँ पर फिर सुपरपोजिशन लगाया था इनका कि कब मैक्सिमा आएगा कब मिनिमा आएगा। याद है ये सब? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अगर याद है ना तो सच्ची बहुत लिटरली दैट इज वेरी गुड। नाउ द थिंग इज कि ये आपका सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस पैटर्न जो है तभी मिलेगा जब इन दोनों का ओमेगा सेम होता, फ्रीक्वेंसी सेम होती थी, तभी फेज डिफरेंस जो रहता था वो कांस्टेंट रह पाता था। याद हो, फेज डिफरेंस तभी कांस्टेंट रह पाता था। दूसरी चीज, दे शुड बी मोनोक्रोमैटिक, सिंगल वेवलेंथ निकालने चाहिए दोनों। तो ये काम साउंड में या फिर मैकेनिकल वेव्स में थोड़ा आसान होता है, लाइट में बड़ा ही मुश्किल होता है। इन लाइट वेव्स दिस इज वेरी वेरी टफ, बिकॉज कोई भी अगर आप एक सोर्स उठाओगे तो सबसे पहली बात तो ये इंश्योर करना कि इससे सिर्फ एक वेवलेंथ निकलेगी, बहुत मुश्किल काम। बिकॉज लाइट जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से होती है, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑन एटॉमिक लेवल पे। आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा। ये सब चीज आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू में पढ़ी होंगी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर लाइमन बामर पास्चन, ये सब सीरीज होती थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, वहां पर ये हमने सीखा था। तो लाइट जो जनरेट होती है वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट तो ऐसे ही जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। समहाउ इलेक्ट्रॉन ही अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जब आता है तो वो एक फोटोन रिलीज करता है। सो 90% ऑफ द लाइट इज जनरेटेड इन दिस वे। तो उनको कंट्रोल करना कि एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन ही टेक प्लेस करे वो बड़ा मुश्किल था। तो एक तो पहली बात यही है कि ये सेम निकलेंगे लाइट, ये जरूरी नहीं। दूसरा, अगर आपने बिल्कुल आइडेंटिकल एक और सोर्स बनाया तो ये भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगी कि दोनों सेम वेवलेंथ रिलीज करें। ये भी बहुत मुश्किल काम है कि दोनों सेम वेवलेंथ रिलीज करें। दैट मीन्स, अच्छा उन्हें क्या बोलते थे अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को क्या बोलते थे? नाम याद है? दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, बोलो। सर कोहेरेंट सोर्सेज। यस, गुड गुड, वेरी गुड। ये याद रखा करो यार, चीजों को ऐसे कैसे भूल जाते हो तुम बड़ी जल्दी। कोहेरेंट सोर्सेज। तो अगर आपके सोर्सेस कोहेरेंट हैं तो ही फिर सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह रहेगा यहाँ पर, है ना। एक ओमेगा टी प्लस के एक्स है, एक दूसरा भी ओमेगा टी समथिंग के एक्स है, प्लस फाइव है। तो ये फाइव कांस्टेंट रहेगा अगर ये दोनों चीजें सेम है, आप ये दोनों चीजें सेम है तो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये ओमेगा वन, ये ओमेगा टू है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, टाइम के साथ चेंज होगा। लेकिन इफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर इक्वल तो जो भी डिफरेंस आएगा वो सिर्फ ये डिसाइड करेगा या फिर ये डिसाइड करेगा। अगर आपने ये भी फिक्स कर दिया, यानी कि एक ही पॉइंट की बात करने लगे आप, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए। दोनों के लिए जब ये भी कांस्टेंट हो जाएगा तो उससे फेज डिफरेंस यहां से आ जाएगा। सो योर फेज डिफरेंस विल बिकम कांस्टेंट, एंड समहाउ यहाँ पर कितना ब्राइट दिखाई देगा मेरे को या फिर कितना लाउड दिखाई देगी चीजें, वो इस फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, जो कि आपने भी ये भी पहले पढ़ रखा है। डोंट वरी, हम सब कुछ दोबारा भी करेंगे, बट मैं पुराना आपको जो याद है वो याद दिलवा देता हूँ एक बार। I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाइव, ऐसे रहता था रूट में। दिस वाज I नेट, और ये डिफरेंस ही होता था, फेज डिफरेंस होता था। अगर ये कांस्टेंट है तो किसी जगह पर आपको हमेशा कांस्टेंट I नेट दिखाई देगा। सो दैट इज कॉल्ड अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब वो टाइम के साथ नहीं चेंज होता, इट रिमेन्स देयर। अगर यहाँ पर एक बार आपको मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, तो उतनी ही दिखाई देती रहेगी हमेशा। वहीं अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो कभी यहीं पर मैक्सिमा, कहीं पर मिनिमा, और इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं कि यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, तो कोई पैटर्न नहीं नजर आएगा। तो सबसे पहली चीज, साउंड में दो अलग अलग सोर्सेज को कोहेरेंट बनाना इज इजी कंपेयर्ड टू लाइट। लाइट के लिए कोहेरेंट सोर्सेज बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
बाकी कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज आपको पता लग गए हैं वैसे होते क्या है अभी। अगर सोर्सेज कोहेरेंट है, if your sources are coherent, then their frequencies are equal. फ्रीक्वेंसीज इक्वल होना सबसे पहली बात। उसके बाद भी दो अलग अलग सोर्सेज अगर आप ले लोगे ना लाइट में, भले ही दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हों, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू सी इंटरफेरेंस पैटर्न। उसका भी रीजन है, ध्यान से समझना है। आपको मालूम है ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकलता है, तो एक ट्रांजिशन होता है तो एक फोटॉन निकलता है, एक फोटॉन का कुछ वेवलेंथ ऐसे करके निकल जाएगा। जबकि अपने को चाहिए वेवलेंथ इस टाइप की निकलती रहे कंटिन्यूअसली ऐसे, और इसमें से निकलती है ब्रेक होके पल्स निकलती है। दैट मीन्स ऐसे हम चाह रहे थे कि ऐसे निकले, लेकिन निकलता कैसे देखो, निकलता इस तरीके से कि एक बार एक वेव निकली खत्म हो गई, तो दूसरी वेव निकल रही थी खत्म हो गई, तो तीसरी वेव निकल रही थी खत्म हो गई। सो रैंडमली देयर विल बी सम ब्रेक्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। तो कुछ अचानक से ब्रेक आएगा, किसी फेज पर रुकेगी और फिर अलग फेज पे अपने आप से शुरू हो जाएगी। तो जो आपकी जो लाइट होती है वो कुछ इस तरीके से पैकेट्स में निकलती है। तो अचानक से रैंडमली देयर विल बी चेंज इन फेज। और अगर ऐसा भी हो रहा है कि अचानक से बीच में ये फेज चेंज हो जाता है वेव में, तो भी आपको यहीं पर इसी पॉइंट पर अगर पहले मैक्सिमम बनना तो हो सकता है मिनिमम बन जाए, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सिर्फ इन दोनों का इक्वल होना भी सफिशिएंट नहीं है फॉर इंटरफेरेंस, क्योंकि बीच बीच में ये ब्रेक्स आते रहते हैं। आपको ऐसी वेव कंटिन्यूअस नहीं मिलती है। साउंड वेव को ऐसा बनाना बड़ा आसान काम है, एक मेम्ब्रेन लो और कंटिन्यूअसली उसको ऑसिलेट कराते रहो तो एक वेव ऐसे बनती रहेगी। लेकिन लाइट के लिए इस टाइप की वेव बनाना, इस टाइप की वेव बनाना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इट इज इम्पॉसिबल। जितनी देर तक एक तरह से वेव निकलती रह रही है ना, एक कुछ तो टाइम होगा, कुछ लेंथ होगी, दिस लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कोहेरेंस। लेंथ ऑफ कोहेरेंस बोलते हैं इसको, कि कोहेरेंट है, मतलब अभी फेज जो है वो लीनियरली चेंज कर रहा है, मतलब लीनियरली नहीं, मतलब कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। जहां पर ब्रेक आ गया तो कोहेरेंस खत्म हो गया, कहीं और से शुरू हो जाएगा, तो उसको लेंथ ऑफ कोहेरेंस बोलता है। तो ये भी एक रिसर्च वाला टॉपिक है कि किस तरीके से लेंथ ऑफ कोहेरेंस को बढ़ाया जाए। तो लेजर्स जो होती हैं, लेजर जो होती हैं उनमें लेंथ ऑफ कोहेरेंस काफी लंबा होता है, बट अगेन इट्स नॉट कि भाई 4-5 मीटर लंबा हो गया। हाँ, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, विच इज इन सम वे सफिशिएंटली लार्ज, आप उसका काफी यूज कर सकते हो। तो लेजर्स में कोहेरेंस लेंथ काफी लंबा होता है, स्टिल वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये लेंथ ट्रेवल करने में कुछ सेंटीमीटर से या कुछ मिलीमीटर मीटर ट्रेवल करने में लाइट को कुछ टाइम लगता नहीं, लाइट तो फटाफट ट्रेवल करके पहुंच जाएगी, नैनो सेकंड्स में कुछ आंसर आएगा। तो उसका भी कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप जो इंटरफेरेंस बहुत आराम से नहीं देख पाते हो इन जनरल नॉर्मल लाइफ में। आप जो है इंटरफेरेंस पैटर्न है ना, जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ना मैक्सिमम मिनिमा का, वो आपको जनरली नहीं दिखाई देता लाइट। तो देखिए क्या क्या मेथड होते हैं। दो मेथड्स हैं बेटा, और दोनों ही मेथड में यू डोंट यूज टू डिफरेंट सोर्सेज। आप कभी भी दो अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करोगे, बिकॉज अगर दो अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करोगे तो बीच में ब्रेक आता रहेगा, और अगर ये ब्रेक आएगा, इवन दो आपने बहुत अच्छे से देखा कि ये दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी है, स्टिल इस ब्रेक की वजह से यू विल नेवर बी श्योर कि वो कोहेरेंट रहेंगे। तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का इक्वल होने से कोहेरेंस नहीं आता है, ये ध्यान रखना।
अच्छा, अब क्या क्या मेथड्स है? पहला मेथड है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट एंड सेकेंड मेथड इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. दीज आर द टू मेथड्स. इसके एग्जांपल बताता हूं आपको कि कैसे आप एक ही सोर्स से दो सोर्स बना सकते हो. पहला एग्जांपल देखिए, ये एक सोर्स रखा, इसके सामने एक ऑब्स्टिकल रखा जिसमें दो बहुत छोटे छोटे स्लिट्स हैं, मतलब दो छोटे छोटे कट किए हुए हैं. अब यहां से वेव फ्रंट्स ऐसे से पहुंचेंगे, इससे टकराएंगे, कुछ वेव फ्रंट जो यहाँ वाले हैं वो पास कर जाएंगे, बाकी सब रिफ्लेक्ट बाकी सब वापस आने शुरू हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होगी. तो ये जो दो छोटे से छोटे ओपनिंग दिए हैं आपने यहाँ पर, दे विल इटसेल्फ बिकम लाइक टू डिफरेंट पॉइंट सोर्सेस. तो यहां से वेव आगे ऐसे निकलती है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. क्यों होता है ऐसा? अचानक से ऑब्स्टिकल लगा के एक छोटी सी ओपनिंग छोड़ दे तो ऐसे क्यों होने लगता है? बिकॉज हर एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट आपको मालूम था एक पॉइंट सोर्स की तरह. एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज लाइक अ पॉइंट सोर्स. और जब तक ये सारे के सारे पॉइंट सोर्स जा रहे थे तो इन सभी पे सभी का आप वेवलेट्स बना रहे थे, सभी की वेवलेट बनाओगे तो एक ये बन जाएगा ऐसे. लेकिन आपने बाकी सब तो ब्लॉक कर दिया, एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया, छोटी सी ओपनिंग छोड़ दी, तो फिर तो अकेला यही बचा. यही अपने हिसाब से जो ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते रहेगा और लाइट जो ऐसे बिखर जाएगी यहां से आगे. सो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और ये वेव्स के लिए ट्रू है. ये चीज आप ये दिखाई देता है बहुत आराम से. और जैसे रिपल्स ऑन वाटर होते हैं, रिपल्स ऑन वाटर में बहुत आराम से दिखाई देती है चीज. आपने पॉन्ड में बहुत बड़ा सा एक पत्थर डाला तो यहाँ से रिपल्स बनेंगे, बीच में कुछ इस टाइप का एक बना दो, छोटी सी ओपनिंग छोड़ दो, तो यहाँ के जो रिपल्स होंगे वो कुछ आगे इस तरह के दिखाई देंगे. एज इफ इन सबका सेंटर्स यहाँ पर, यहाँ वाले रिपल का सेंटर यहाँ था, यहाँ वाले रिपल्स का सेंटर इन पॉइंट पे. ओके, तो ये चीज है इसमें. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड. अब आपने क्या किया, एक ही सोर्स यूज किया था, उसी का जो वेव फ्रंट है उसको स्प्लिट करा लिया, उसको डिवाइड कर लिया, डिवाइडिंग द वेव फ्रंट. अब ये दो सोर्स होंगे और ये दो सोर्सेस यहाँ पर दे विल, दो अलग अलग सोर्सेस बन गए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर थे दो सोर्स, वहां पर ये दो सोर्सेस अब बन जाएंगे. एंड 100% अल्टीमेटली क्या होगा इसमें, 100% आप ये बोल सकते हो दैट दे विल बी कोहेरेंट. व्हाई विल दे बी कोहेरेंट? बिकॉज रेज जो है वो सेम एक ही पॉइंट से आ रही, फ्रीक्वेंसी तो होगी साथ में, जहां पर भी ब्रेक आता है दोनों में एक साथ आएगा, तो फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा. आप ये भी बोल सकते हो सेम फेज में रहेंगे दोनों. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड वेयर यू विल, और ये हमारा बहुत मेजर पार्ट रहेगा, ये हम पढ़ेंगे. ये एक्सपेरिमेंट होता है, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है YDSC. यही हमारा मेन मतलब इस चैप्टर का 80% पार्ट यही है. 80 नहीं तो 70% तो है. ओके, और मेथड देखो, और क्या मेथड होते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के. एक तरीका होता है, एक आप सोर्स ले लो और इसके नीचे मिरर लगा दो. जब आप इसके नीचे मिरर लगा लोगे और यहाँ पर स्क्रीन रख लिया आपने, तो कुल एक वेव तो ऐसे पहुंचेगी डायरेक्ट और एक वेव पहुंचेगी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर. अब एटलीस्ट क्योंकि एक ही सोर्स से आ रही है दोनों, तो एक ही साथ इनमें ब्रेक आएगा, एक ही साथ इनमें आपका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी. तो नाउ यू आर श्योर कि भाई ये दोनों जो वेव है जो आके यहाँ पर टकरा रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, दे विल बी इन फेज. और दूसरी चीज, आपने एक तरीके से दो सोर्स यहाँ पे बना लिए. एक सोर्स ये है और ये वाली रे को आप मान सकते हो ये कहां से आ रही है, ये इसकी इमेज से आ रही है, ऐसे मान सकते हो आप. तो दिस इज कॉल्ड लॉयड्स मिरर. ये लॉयड्स मिरर का एक सिचुएशन है, इसको भी पढ़ेंगे हम. सो यहाँ पर भी आप डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कर रहे हो.
फिर एक होता है फ्रेनल बाइप्रिज्म, दो प्रिज्म आप ऐसे चिपका देते हो पतले पतले, दीज आर थिन प्रिज्म, और आपने उन दोनों को चिपका दिया ऐसे, और इसके सामने फिर से एक ही सोर्स रखोगे, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, आपको लगेगा ये वाली रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है और ये लगेगा यहां से आ रही है। तो अगेन यहां पर आपको फील होगा एज इफ देयर आर टू डिफरेंट सोर्सेस, इवन दो लाइट एक ही सोर्स से आ रही थी, तो अपने अपने आप ही दीज टू सोर्सेस विल बिकम कोहेरेंट। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर दो सोर्स, एक से ही दो सोर्स बना रहे हैं, एंड इन सभी में आप वेव फ्रंट को डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पर ये वेव फ्रंट गया, कुछ वेव फ्रंट का पार्ट तो सीधे पहुंच गया, कुछ वेव फ्रंट का पार्ट रिफ्लेक्ट होकर पहुंचा, तो दो अलग अलग। यहाँ पर भी वेव फ्रंट गया पूरा, एक वेव फ्रंट ने थोड़ा सा ऐसे, ये इसका शेप ऐसा हो गया, और दूसरे वेव फ्रंट का शेप ऐसा हो गया, यहाँ टिल्ट कर दिया उसने वेव फ्रंट को। तो ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। फिर आता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हालांकि हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट आईआईटी पूछता है इसके बारे में, आईआईटी ने जेई ने काफी बार पूछा हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस देखो क्या है, आपने बहुत, हाँ बेटा एक बार सर, क्या, तो और एक बार सर बताइए। थिन फिलामेंट, वो सब करेंगे, डोंट वरी, बता रहा हूँ। देखो ओके सर, तो शुरू ही कर रहा हूँ मैं। देखो तो मान लो एक बहुत ही थिन फिल्म है, ठीक है, बहुत पतली सी फिल्म है एक, जैसे हम कार के ऊपर, कार के जो पेन होते हैं उनके ऊपर चिपकाते हैं थिन फिल्म्स, ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर ये थिन फिल्म्स का काम होता है। तो थिन फिल्म में क्या होगा, आपने एक रे ऑफ लाइट इस पर डाली, some part will get reflected and some part will get refracted। जो रिफ्रैक्टेड वाला पार्ट है वो यहां से भी टकराएगा और फिर ऐसे जाएगा। नाउ दीज टू रेज माइट इंटरफियर, फिर से समझ लो, ये दोनों रेज हम इंटरफियर करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ था, आपका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट होगी और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगी, कुछ एम्पलीट्यूड, अब एनर्जी जो है या फिर इसकी इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, तो एक तरीके से आपने एम्पलीट्यूड का डिवीजन कर दिया यहाँ पर, कुछ पार्ट ऐसे चला गया, कुछ पार्ट इधर से होके फिर आया। तो अब ये दोनों अलग अलग सोर्सेस से आपको लगेंगे कि ये दो अलग सोर्सेस बन गए, बट अल्टीमेटली दे मस्ट बी कोहेरेंट, क्योंकि या तो एक ही इंसिडेंट रे तो एक ही थी। तो यहाँ पर आपने क्या काम करा है, ये वी हैव डिवाइडेड द सोर्सेस। तो इस तरीके से ही चलता है बेटा पूरा, है ना। एक होता है न्यूटन्स रिंग, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस था, तो पढ़ेंगे वो सब, मैं किसी का भी नाम नहीं लिख रहा, मैं बस तरीके बता रहा हूँ आपको, तरीके सीखो, नाम तो आएंगे धीरे धीरे सबके। एक तरीका एक फ्लैट सरफेस पे या फिर किसी भी, अभी आपने एक ऐसे इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, जब आप यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस रखते हो तो फिर से ये भी इसी की तरह ही यहाँ पर भी दो दो रेज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सर्कुलर रिंग्स बनती हुई नजर आती है, ऊपर से देखोगे ना, जब आप ऊपर से ऐसे देखोगे तो यहाँ पर ऐसे गोल गोल सर्कुलर रिंग्स बनेंगी, विच आर कॉल्ड न्यूटन्स रिंग्स। न्यूटन्स रिंग्स, इसमें भी आपने डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किया है। तो जब आप इस तरीके से कुछ करते हो तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहलाता है, जब इस तरीके से कुछ करते हो इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अगर नाम जानना चाहते हो तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ। ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। कभी कभी आपको सोप बबल के ऊपर कलर्स दिखाई देने लगते हैं, अगर कहीं देखा हो तो, देखा है क्या सबने? हाँ सर। या फिर पानी के ऊपर अगर बहुत पतली सी एक, मान लो केरोसिन ऑयल डाल दिया थोड़ा सा पानी के ऊपर, तो केरोसिन ऊपर फ्लोट करता है और कुछ कलरफुल दिखाई देता है उसमें। तो all of that is happening due to thin film interference। ये फ्रेनल बाइप्रिज्म है, ये आपका लॉयड्स मिरर है, लॉयड्स मिरर, और ये YDFC। एक बार फटाफट से सब चीजें लिख लो एक जगह। पहला था हाउ टू एक्सप्लेन दिस, द एब्सेंस ऑफ बैकवेव। बैकवेव तो होती नहीं है इसमें, और अगर हमने सिर्फ हाइगन्स प्रिंसिपल ट्रू मान लिया, पॉइंट सोर्स मान लिए सारे के सारे, तो होनी चाहिए चारों तरफ वेव निकलनी चाहिए थी,
उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया फ्रेनल ने? ओब्लिक्विटी फैक्टर, कि भाई एक डायरेक्शन में ही जो है ना सबसे ज्यादा वेव जाएगी, चारों तरफ इक्वल जाए ऐसा जरूरी नहीं। एक डायरेक्शन में सबसे ज्यादा जाएगी, दोनों पीछे की तरफ हो सकता है कुछ भी एम्पलीट्यूड ना जाए, तो वहां से आएगा। नेक्स्ट आपने जो पढ़ा वो थोड़ा कोहेरेंट सोर्सेज, किसको कहेंगे हम? कोहेरेंट सोर्सेज में सिर्फ फ्रीक्वेंसी इक्वल हो ऐसा, उससे कोहेरेंट नहीं बनता है सर। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल होना ही चाहिए, नो डाउट, ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन के लिए दे शुड आल्सो हैव व्हाट डू यू से, दे शुड हैव कोहेरेंट बिहेवियर। उनका तभी आएगा जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे हमेशा। तो इसका अगर कोई आपसे वो पूछे ना डेफिनेशन बताओ कोहेरेंट सोर्सेज का, तो ये इसकी इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है। ज्यादा बेटर होगी कि इनके बीच का, दो सोर्सेज जो है उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। ये लिख लीजिए आप, ये तो नेसेसरी है ही, इसके बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके साथ साथ फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, ये जरूरी। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है जंप्स। अगर दो डिफरेंट सोर्स ले लिए तो कब कौन जंप कर रहा है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये टोटली प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबिलिटीज होती हैं इनमें, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे कैसे भी, कब कौन जंप कर रहा है। और तीसरी चीज आपने पढ़ी है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज, यानी हम दो अलग अलग सोर्सेज कभी नहीं ले सकते, पर्टिकुलरली फॉर लाइट। साउंड में हो जाता है, तो लाइट में हमारे पास अलग अलग सोर्सेज कैसे बनाए जाए कोहेरेंट, उसके दो मेथड्स हैं। एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। अगर कुछ ऐसा सेटअप बनाओगे आप, तो ही यू कैन, देन ओनली यू कैन सी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मींस जो एक जगह जो कंडीशन बन रही है वो वही वैसी बनी रहे, टाइम के साथ चेंज ना हो। यू हैव दीज टू वेव्स, माइनस लिख देते हैं कि एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी वाली वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, बट विद अ गैप ऑफ, विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। सो इन दोनों का इंटरफेरेंस हुआ, वाई नेट आ जाएगा आपका y1 प्लस y2। ऐड करोगे तो ये कैसे ऐड होंगे? a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको ना, a2 को ब्रेक करके लिखते थे, याद हो तो, इसको एक मान लो और ये दूसरा हो गया, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ओमेगा t माइनस के एक्स कॉस फाई एंड प्लस a2 कॉस ओमेगा t प्लस के एक्स साइन फाई। अब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले टर्म्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कॉस ओमेगा टी और प्लस के एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा? इसका कोएफिशिएंट होगा a2 साइन फाई। ठीक है, ये दो टर्म्स आ गए। अब ये कांस्टेंट है एक, और एक डिफरेंट कांस्टेंट है। ये दोनों ही कांस्टेंट्स को आप कुछ एक नंबर मान लोगे इन टर्म्स ऑफ a एंड थीटा, तो you will consider that a1 plus a2 cos phi is a cos theta and a2 sin phi is a sin theta। जैसे ही आप ये वाला रिप्लेसमेंट इसमें करोगे, दिस विल कन्वर्ट टू y net था, ये y net will be equal to a आ जाएगा दोनों में से कॉमन, sin ओमेगा t minus kx cos theta
प्लस ए cos ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन थीटा, और वापस से साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा लो, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये बन जाएगा। नाउ दिस ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड एक्स। तो ए जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, और अगर ये ए इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ फाइव पे डिपेंड कर रही है। तो मैं निकालना चाहता हूँ ए की वैल्यू है कितनी और थीटा की वैल्यू कितनी है। बेसिकली ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको याद हो तो ए का वैल्यू आ जाएगा a2 sin phi होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 cos phi होल स्क्वायर। इसको अगर करोगे सिंप्लीफाई तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, एंड रूट ओवर भी लगाना पड़ेगा ना इसको, तो इसकी भी पावर जो होती है हाफ। So this will be your A net। तो याद करके बताओ A का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा। A max इज इक्वल टू कितना आएगा, A1 प्लस A2, याद है यस सर, 1 प्लस 8 कब आता था, जब फाई का वैल्यू क्या है, सब फाई का वैल्यू इक्वल टू 0 और मिनिमम एट फाई इक्वल टू 90 डिग्री। मिनिमम कहाँ बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की कर रहे हैं, 0 और कहाँ पर होगा, सब पाए पाई पे होगा पक्का, पाई पे मिनिमम होगा बेटा, पाई बाय 2 पर मिनिमम नहीं होता, पाई पे मिनिमम होता है। तो सीधा फिर 2 पाई पे आएगा, फिर 4 पाई पे आएगा, यानी कि इन जनरल 2n पाई पर आएगा। पैसा 2n। और ए मिनिमम कब होगा, मतलब कितना होगा, a1 माइनस a2 होगा। मॉड भी लगा लेना क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए इसमें, एम्पलीट्यूड जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है। इसमें फाई होगा पाई 3 पाई 5 पाई, अच्छा प्लस माइनस भी है, ठीक है, प्लस माइनस सब में, यहाँ भी प्लस माइनस सब में। इन जनरल 2n प्लस 1 पाई। ओके, अभी हम पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके थे कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का वैसे मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी पावर पर यूनिट एरिया होता था इसका मतलब। इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी जो होती थी या फिर एनर्जी जो होती थी या पावर जो होता था, दैट वाज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल रहता था। और अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो यहां पर आप देखोगे कि जो नेट इंटेंसिटी होगी, नेट इंटेंसिटी इस वाले फॉर्मूले से, यहां से विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, और उसके साथ ही I max क्या हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस, एंड I मिनिमम क्या हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब इंटरफेरेंस चल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन अदर वर्ड शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो इसको मैक्सिमा बोल देते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, और इसको मिनिमा बोल देते हैं, सबसे कम इंटेंसिटी आएगी। नाउ इफ I1 is equal to I2, मान लो इक्वल्स टू I0 है, तो आपका I कितना आएगा, यहाँ रख दो, बराबर रख दो, दोनों बराबर रखोगे तो I0 प्लस I0 2I0 हो गया, और ये भी 2I0 हो गया।
तो 2i0 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस पाई हो जाएगा ये। और इसको आप स्क्वायर वाले टर्म में लिख दो तो 4i0 cos स्क्वायर 5/2 आ जाएगा, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख लिया, 2 cos स्क्वायर 5/2। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. फेज ये भी पुराना ही है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। किसी को याद है फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन था? So phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर ये कभी मान लो भूल जाओ ना, तो के एक्स याद कर लेना, के डेल्टा एक्स होता था। डेल्टा फाई जो है ना वो के डेल्टा एक्स होता है, तो के का वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा। इट इज गुड दैट आपको ये याद है पूरा, वेरी गुड। तो याद रखने लायक एक इक्वेशन ये बनती है यहाँ पर, दैट डेल्टा फाई बाय 2 पाई इक्वल्स डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। कंप्लीट एक वेव में जो कंप्लीट फेज होता है वो 2 पाई होता है, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा कि ये फेज डिफरेंस है, तो ये कंप्लीट एक वेव का कितना फ्रैक्शन है। तो ये भी वही है, एक वेवलेंथ में जो लेंथ होती है वो लैम्डा होती है, उसमें कितना पाथ का डिफरेंस है। सो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। और अगर ये रिलेटेड है, आपको पता लग गया सब कुछ अच्छे से आ गया, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ से? डेल्टा एक्स इज डेल्टा फाई ओवर 2 पाई इंटू लैम्डा। सो फॉर मैक्सिमम या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव की बात चल रही है, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? इसी में रखेंगे ये वाली वैल्यूज, 0, 2 पाई, 4 पाई। तो रखो 0, रखो तो 0 आ गया, 2 पाई रखो तो यहाँ पर डेल्टा फाई 2 पाई रखो तो लैम्डा आ जाएगा, फिर 2 लैम्डा आ जाएगा। ऐसे करते रहो तो 3 लैम्डा, सारे इंटीजर मल्टीपल्स प्लस माइनस रहेगा। तो इन जनरल क्या हो गया? प्लस माइनस एन लैम्डा। सो अगर आपका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो मैक्सिमा बनेगा। और अगर बेटा पाथ डिफरेंस, दूसरा वाला देखते हैं मिनिमा के लिए, कौन बताएगा मिनिमा के लिए? बोलो, याद करो, बताओ डेल्टा एक्स कितना होता था मिनिमा के लिए? ये वाली वैल्यू रखोगे। So 2n plus 1 lambda by 2. यस, इन जनरल 2n plus 1 लैम्डा बाय 2। तो यहां से शुरू करते हैं, प्लस माइनस लैम्डा बाय 2, नेक्स्ट प्लस माइनस 3 लैम्डा बाय 2, नेक्स्ट प्लस माइनस 5 लैम्डा बाय 2, एंड इन जनरल 2n plus 1 by 2 इंटू लैम्डा। या फिर आप इसको ऐसे याद कर लो, n प्लस हाफ लैम्डा, n प्लस हाफ, ये n लैम्डा है तो ये n प्लस हाफ, ये 1, 2, 3 पे आएगा, ये उनके बीच में आएगा, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे वाले पार्ट डिफरेंस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंड सिंस अभी आप सब लोग घर पे हो, सभी लोगों के पास इंटरनेट है, आई शेयर अ लिंक, वो वीडियो देखना जरूर यूट्यूब पे, मजा आएगा देख। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, he was the one of the first person to support Huygens theory, wave theory मतलब की wave theory of light, and there was one more reason, because he had an experimental setup which was proving that light is a wave. तो इन सब की वजह से थॉमस यंग का नाम जो है वेव ऑप्टिक्स में काफी ऊपर आता है, बिकॉज इसने पहला ऐसा सेटअप बनाया था जिससे प्रूव होता है दैट लाइट इज अ वेव। और उसमें क्या होता, देखिए इसका सेटअप देखो कितना इंटरेस्टिंग था। He made a very thin slits, तो इनका शेप जो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये जो इनका शेप है रेक्टेंगुलर स्लिट होगी इस तरह से। तो एक कार्डबोर्ड में आप ऐसे रेक्टेंगुलर लंबी सी स्लिट जो है वो कट कर लिए, और यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच इसके कहीं पर देयर विल बी अ सोर्स। इसको मान लीजिए हम बोल रहे हैं एस,
और ये भी क्योंकि सोर्स की तरह बिहेव करेंगे आपको मालूम है, तो ये S1 और S2 इसके ठीक सामने एकदम पैरेलल देयर विल बी अ स्क्रीन। स्क्रीन पर जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे इट विल बी डन बाय फ्रॉम हियर, दिस विल बी योर सेंटर पॉइंट और O से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, जो कि इस S1 S2 को वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। अब इन जनरल किसी भी पॉइंट पर अगर आप हो, अच्छा पहली बात तो अगर आपने ऐसा सोर्स ऑन किया और तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है एक पैटर्न बन गया, इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया, एकदम बीचों बीच देयर विल बी अ ब्राइट मैक्सिमम, फिर एक अंधेरा डार्क होगा, डार्क 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 आपको एक दिखाई देगी, फिर उसके बाद फिर से देयर विल बी ब्राइट शैडो, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे करके एक पैटर्न बन जाता है। अब कौन से पॉइंट पर क्या बन रहा है, उसके लिए आप कोई भी एक जनरल पॉइंट पकड़ लिया एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम O, तो एक रे तो एक वेव जो है वो यहां से आ रही होगी। ध्यान दो, मैं इसको इसको रे मैंने बोल दिया था, लेकिन ये रे है नहीं, दिस इज अ वेव। वेव है बट वी आर शोइंग इट विद अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज आपको मालूम है वेव जो ट्रैवल तो स्ट्रेट लाइन में करती है ऐसे। सिमिलरली एक वेव मैंने ये वाली उठा ली जो यहां से आई है, यहां पहुंची। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में तो यहाँ से भी ऐसे से निकल रही होगी, वेव फ्रंट आ रहे होंगे, ऐसे निकलेगी वेव, और यहाँ के आने के बाद भी ऐसे निकलेगी सारे में। तो मैं वो वाली वेव पकड़ रहा हूँ जो यहाँ से सीधा यहाँ पहुंची एट पॉइंट P। अब इस वाले पॉइंट पर इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा, और इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, वो इस बात से पता लगेगा कि कितना फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस आता है पाथ डिफरेंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस यहां पर ये वाला लेंथ माइनस ये वाला लेंथ होगा, सो इट विल बी S2P माइनस S1P। इस पाथ डिफरेंस से मुझे फेज डिफरेंस पता लग जाएगा यहाँ पर। क्यों? बिकॉज यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि यहां तक जो वेव पहुंची वो सेम फेज में पहुंची, यहां तक कोई पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस नहीं आया, तो आगे जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो इस वाले पाथ पे ट्रेवल करने की वजह से आएगा। तो यहां से यहां तक ये जो पाथ है दोनों का आइडेंटिकल है, तो हमारा ये पाथ डिफरेंस है। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू कैसे लिखें, उसके लिए हमें कुछ और चीजें पता होनी चाहिए, दैट दिस सेपरेशन इज कैपिटल D and this separation between S1 and S2 is small d. अब देखो कैसे लिख रहे हैं। S1P निकालने के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल देख रहा हूँ। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है S1P, तो ये वाले लेंथ का स्क्वायर प्लस ये वाले लेंथ का स्क्वायर विल बी S1P। तो लिखो, देखो S1P कितना है, S1P का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर प्लस, अब ये वाला D है तो ये स्मॉल D/2 होगा, स्मॉल D/2, और ये वाला स्मॉल D/2 है तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल D/2 होगा। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस ये कितना हो गया, y माइनस D/2, तो y माइनस D/2 का स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ S1P। सिमिलरली S2P का वैल्यू भी आप ऐसे ही ट्रायंगल बना लोगे तो ये डिस्टेंस y D प्लस D/2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा D² प्लस y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। मेरे को फटाफट से ये बताओ, ये दोनों चीजें क्लियर है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं क्योंकि हमें वही चाहिए। सो योर डेल्टा x विल बी S2P बड़ा है यहाँ पे, B² प्लस y प्लस D/2 होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस D² प्लस y माइनस D/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप यू विल फर्स्ट टेक D, कैपिटल D कॉमन, कैपिटल D में से कॉमन लो, दोनों में से कॉमन लो चाहे तो। कैपिटल D बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस
y प्लस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर हाफ। देख लो क्या किया है, डी स्क्वायर अंदर से कॉमन लिया है तो बाहर आके डी आ जाएगा और इसमें यहाँ पर डी नीचे पहुंच जाएगा, उसी का होल स्क्वायर है एंड माइनस, ठीक है, ये फिर एक और ब्रैकेट ले लेते हैं ऐसे, इसमें से भी डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर से बाहर डी आया तो 1 प्लस वाई माइनस डी बाई टू ओवर डी का होल स्क्वायर और इसकी पावर हाफ, और ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नाउ वी विल यूज सम अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशन मैं इसमें क्या यूज कर रहा हूं ये ध्यान से सुनना। I am using the approximation that capital D is very large as compared to small d as well as y. दोनों approximation एक साथ लग रहे हैं, दो क्या क्या, D is very large as compared to capital D and y is also very large, अरे यार उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ लिखते हैं। So D is very small as compared to capital D and y is also very small as compared to capital D. ये दोनों ही approximation एक साथ ट्रू होने चाहिए, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, ये बहुत छोटा, और आप y भी जो ले रहे हो यानी जो पॉइंट ले रहे हो ये O के काफी पास है as compared to D। जैसे एग्जांपल अगर मान लो ये 1 मीटर दूर है तो ये फ्यू सेंटीमीटर्स तक काम कर जाएगा, मतलब इसके अराउंड फ्यू सेंटीमीटर्स, और ये जो है आपको ये भी फ्यू मिलीमीटर्स या कुछ बहुत ही कम सेपरेशन होना चाहिए कंपेयर टू कैपिटल डी। उस केस में क्या अप्रोक्सीमेशन लग रहा है वो देख रहे हैं अभी। बच्चों अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, देख लेना। वैसे कैपिटल डी तो बाहर ही था, यहाँ पर ना ये था इस तरह से, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 1 प्लस दिस क्वांटिटी विल बिकम वेरी स्मॉल बिकॉज y एज वेल एज d दोनों ही d से बहुत छोटे हैं। ये हाफ पावर आगे आ जाएगी, जब ये हाफ पावर आगे आ जाएगी तो देखो क्या रिजल्ट आया, 1 प्लस वाई प्लस डी बाई टू ओवर कैपिटल डी स्क्वायर और यहाँ हाफ। सिमिलरली इसमें भी -1 माइनस वाई माइनस डी बाई टू स्मॉल डी बाई टू ओवर कैपिटल डी का स्क्वायर और यहाँ पर हाफ। कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी और पूरा ब्रैकेट, अभी 1 तो 1 से उड़ जाएगा, बाकी हाफ जो कॉमन आ गया हाफ भी कॉमन ले लो तो डी बाई टू बाहर, और नीचे से डी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा फिर तो डी स्क्वायर भी बाहर। अंदर क्या बचा, वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। डी से डी उड़ा दो तो बचा 1/2d। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a में स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, तो d बाई टू उड़ गया तो 2y बचा, एंड दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी y से y उड़ गया तो d बचा, तो 2y/d हो जाएगी। फिर 2 से 2 उड़ा दो तो दिस विल बिकम वेरी सिंपल y/d। Our path difference is y small d by capital D. But don't forget the approximations. इन दोनों approximation के अंडर में आएंगे। अब इससे आगे आप जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, इससे पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, या फिर सीधा मैक्सिमम मिनिमम लगा दो, वाली कंडीशन लगा दो। बट वी विल गो देयर आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद चेक। और मे बी आई शुड टेक, यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, ये अप्रोक्सीमेशन बेटा कहाँ है, ये चीज कब ट्रू है, जब स्मॉल डी भी बहुत छोटा है और साथ में वाई भी बहुत छोटा है। तो होता क्या है ना, ये तो हम रख लेते हैं छोटा, इसको फिक्स करके छोटा रख लिया, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा दूर जाओगे जरूरी को ये भी छोटा ही होगा। अगर आप दूर तो जा ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपने फिक्स करके रख लिया, ये बहुत छोटा है ये बहुत बड़ा है, ठीक है मान लिया। लेकिन इसमें तो आपको देखेगा कि वही पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता था और दूर भी हो सकता था, तो वहां के लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए।
So now I am writing or I am trying to find कि किस तरीके से आपके पार्ट डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो इफ दिस पॉइंट इज वेरी फार अवे। वेरी फार भी मतलब नहीं है, लेकिन नॉर्मल डिस्टेंसेस पर है। तो y जो है वो कंपेरेबल है। नाउ y इज कंपेरेबल टू d, y इज कंपेरेबल टू d। ये बहुत छोटा है लेकिन, तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दैट d इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल D। ओनली दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, और तब हम यहां पर निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर d ऑटोमेटिकली d जो है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा y से भी। एक्चुअली ये भी ट्रू है दैट d बहुत छोटा है कैपिटल D से और d बहुत छोटा है y से, which means d and capital Y, कैपिटल D and y, इनमें वो वाला रिलेशन नहीं है कि बहुत छोटा होगा y बहुत छोटा है। y and d can be comparable also, and in fact छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है एक्चुअली। सो ये वाला अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि ये वाली जो चीज है और इधर ये जो है, ये लेंथ के बीच में डिफरेंस निकालना है मुझे अल्टीमेटली। सो माय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x का वैल्यू जो होगा वो देखो क्या होगा। डेल्टा x इज वो तो वही s2p माइनस s1p। ये s1 है, ये s2 है और ये p, s2p माइनस s1p। और ये दोनों लेंथ के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है बाय प्लेसिंग अ परपेंडिकुलर। ये मैथमेटिकल मेथड्स है और कुछ नहीं। देखो अगर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ध्यान से समझना ये बात सब लोग। If you have dropped this perpendicular, then this length and this length will be equal. यहां से ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ S1p, एंड यहां से कुछ रैंडम कुछ भी पॉइंट मान लो, ये वाला लेंथ ये सेम है। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा वो ये वाला हो जाएगा। This will become delta x. Only this quantity is delta x. And if this quantity is delta x, तो ध्यान समझना, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, if this angle is theta, तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? ये बताओ मुझे सब लोग देख के। हाँ सर देख रहे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा तो आप इस वाले ट्रायंगल में देख लो, इसको ज्वाइन करके देख लो यहाँ पे। तो ये थीटा है तो इधर ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल से। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बताओ फिर, ये हमें पता है d है, दिस इज d, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी डेल्टा x? बोलो, ये सीधे साइन थीटा के टर्म्स में आ जाएगी, d sin थीटा। तो इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डेल्टा x इन टर्म्स ऑफ y, हम फिर थीटा पे आ जाते हैं, थीटा के टर्म्स में करने लगते हैं। और ये जो थीटा के टर्म्स में जो हमारा आंसर आ रहा है, दिस विल बी ट्रू फॉर दिस विल बी ट्रू एवरीवेयर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले के लिए क्या करना है, आपके दोनों ही वैल्यू छोटे होने चाहिए तभी आएगा। और इस वाले में डेल्टा x का वैल्यू के लिए ये प्राइमरी चीज है, ये छोटी होनी चाहिए, हमारा डी साइन थीटा। अच्छा, अब थोड़ा सा सोचो ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है डी साइन थीटा में और वाई डी बाई डी में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। वाई डी बाई डी एंड डी साइन थीटा, दे आर नॉट सो डिफरेंट, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। डी तो है ही दोनों में। y बाई डी क्या होगा, y डिवाइड बाई डी, दिस इज एक्चुअली tan ऑफ दिस एंगल। और अगर एंगल छोटा है यानी कि आप बहुत पास में हो, तो साइन थीटा और tan थीटा की बात हो गई। तो वही चीज है यहाँ पर, और अल्टीमेटली हो भी वही रहा है, आपने अप्रोक्सीमेशन लगा के वही काम किया। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ डेल्टा x, ये वाली बात समझो। अब हम मैं दोनों पे, इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर ही मैं आगे की चीजें लगा सकता हूँ फॉर मैक्सिमम।
फॉर कंस्ट्रक्टिव या फिर मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए था, एन लैम्डा। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ y by d इक्वल्स एन लैम्डा, एंड फ्रॉम हियर y मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम कहाँ आ रहा है ये निकाल रहे हैं, एन लैम्डा टी बाय स्मॉल डी। y मैक्सिमम की पोजीशंस आ गई आपके पास। सिमिलरली y मिनिमम कहां पर आ जाएगा फिर, उसमें डेल्टा x कितना होता था, डेल्टा x वाज n प्लस हाफ, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो y मिनिमम आ जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो दीज आर द पोजीशंस। n का वैल्यू जीरो रखा, तो मतलब यहाँ की बात कर रहे हो एकदम बीच में, यहाँ मैक्सिमम आएगा। n का वैल्यू 1 रखा तो लैम्डा डी बाई डी पर आ जाएगा, नेक्स्ट लैम्डा डी बाई डी। 2 रखा तो लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, फिर 3 लैम्डा डी बाई डी, वहां पर सब जगह मैक्सिमम होंगे। और अगर इस वाले फॉर्मूले को देखोगे तो उन सबके बीच में, जैसे इसमें n जीरो रखो तो हाफ लैम्डा डी बाई डी, यानी कि पहले मैक्सिमा और जीरो वाले मैक्सिमा के बीच में मिनिमा बने। तो हर एक दो मैक्सिमा के बीच में देयर विल बी वन मिनिमा। तो ऐसी ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा आपको यहाँ पर दिखते चले जाएंगे। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई, इसको आपको देखना है अच्छे से, इसको लिख लो। एग्जैक्टली मैं आपको बोल देता हूँ कि इसके लिए भी फिर यही काम करना है, और ये काम आप खुद से करेंगे, ये काम आपको खुद से करना है। अभी फटाफट से ये लिख दो पूरा अच्छे से, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ये लिखो, ये वाली चीज, ये सबने लिख लिया था क्या, ये सबने कर लिया था यहाँ तक? हाँ सर। बोलिए सब लोग, ये लिखा सबने? यस सर। हाँ सर लिख दिया। ये वाला लिख दिया था, ये वाला पार्ट यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो यस ये सर। लिख लो, ये पूरा ही लिख लो। इनफैक्ट दिख रहा है क्या पूरा? ऐसे आ जाएगा शायद पूरा, लिख दो इसको पूरा। ये लिख लिया सबने बेटा? यस सर लिख लिया। चलो अब यही चीज ना आप सेम इसमें करके दिखा देना मुझे। इसमें भी वही डेल्टा एक्स का वैल्यू एन लैम्डा रख देना, तो यहाँ से यू विल गेट थीटा, यहाँ से
अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल है थीटा कि कितने एंगल पर आपको मैक्सिमा मिनिमा दिखाई देगा, तो यहाँ से आप थीटा निकाल रहे हो। सो डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर एन लैम्डा रखा तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, एन लैम्डा बाय डी फॉर मैक्सिमम, एंड साइन थीटा फॉर मिनिमा कितना आ जाएगा, एन प्लस हाफ लैम्डा बाय डी। तो ये थीटास पर जो इसको सेटिस्फाई करेगा थीटा, उस पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा थीटा, वहां पर आपको मिनिमम मिलेगा। और दोनों के दोनों कब लगाने हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो अच्छे से।